कल मैंने बेटा अल्काइल हैलाइड्स पढ़ाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स की जब बात करते हैं तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं, अल्कोहल हो, फिनोल हो या ईथर हो, ये वाटर से ज़रा करीबी ताल्लुक रखते हैं, तभी इनको हम साथ ही साथ पढ़ रहे होते हैं। अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर आर मच क्लोजर टू वाटर। सर वाटर से इनका क्या ताल्लुक है? मच क्लोजर टू वाटर वाला जुमला आपने क्या लिखा है और क्यों लिखा है, इसका बेटा मैं अभी बता देता हूँ आंसर। क्योंकि अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें, मच क्लोजर टू वाटर, तो इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल वाटर जैसा या वाटर की तरह ही होता है। आपने वाटर पढ़ा है। वाटर क्या होता है? ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के एक तरफ हाइड्रोजन लगा होता है, ऑक्सीजन के दूसरी तरफ भी क्या लगा होता है? हाइड्रोजन लगा होता है। ठीक है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। अगर इस वाटर के एक हाइड्रोजन को आप अल्काइल रेडिकल से रिप्लेस कर दें तो स्ट्रक्चर में कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा एंगल का फर्क पड़ता है। तो ये जो बन जाती है चीज, ये बन जाती है अल्कोहल। ये क्या बन जाती है बेटे? अल्कोहल बन जाती है। इसी तरह अगर आप क्या करें, इसके दोनों हाइड्रोजन को इसके दोनों हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस कर दें, बेटा क्या नजर नहीं आ रहा आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूँ? नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा रहा बेटा, अल्कोहल फिनोल ईथर्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अल्कोहल फिनोल ईथर्स ऊपर हेडिंग डली हुई है, उसका हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। अच्छा मुझे काइंडली बता दीजिएगा जो मैं लिख रहा हूँ वो नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो अगली तीसरी बात क्या थी कि हमने क्या किया, अगर दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? अल्काइल रेडिकल के साथ, तो ये चीज बन जाती है ईथर। और लास्ट वन कि अगर हम दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, एक को हमने रिप्लेस कर दिया फिनाइल रेडिकल से, फिनाइल रेडिकल मतलब C6H5, बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो निकाल देते हैं, और दूसरा जगह पर हाइड्रोजन लगा रहे, तो ये चीज क्या बन जाती है सर? ये चीज बन जाती है फिनोल। तो ये तीनों नाम आपको याद होनी चाहिए। ये आपका क्या है? वाटर है। वाटर का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो ये चीज क्या बन गई सर? ग्रुप बन गया अल्कोहल्स। दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए तो इट विल बी ईथर। और अगर एक फिनाइल रेडिकल आ गया तो इट विल बी फिनोल। ठीक है, फिनाइल रेडिकल से फिनोल निकला है। फिनोल इज नॉट अल्कोहल, ये हम अल्कोहल में, फिनोल में जाके पढ़ेंगे। तो अल्कोहल हो या फिनोल हो, दोनों में क्या होते हैं? OH ग्रुप होते हैं। अल्कोहल या फिनोल हो, दोनों में एक कॉमन चीज है, वो क्या है? OH ग्रुप है। जबकि ईथर जो है, इसमें दोनों हाइड्रोजन एटम्स को हम रिप्लेस करते हैं अल्काइल ग्रुप से। ठीक है, अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है इसमें और फिनाइल ग्रुप भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। ईथर्स में इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे। फिलहाल हमारा आज का टॉपिक है इंशाल्लाह, आज जो हमने पढ़ना है मेरा बेटा, वो पढ़ना है अल्कोहल्स। ठीक है, तो अल्कोहल से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अल्कोहल्स के अंदर वही सारी चीजें पढ़ेंगे। अल्कोहल्स, उसका स्ट्रक्चर, अल्कोहल के स्ट्रक्चर के बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्कोहल प्रिपेयर कैसा होता है, सारी चीजें वही हमने पढ़नी रिपीटेडली जो हम पढ़ चुके हैं। तो अल्कोहल इज एन एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो होता है बेटा, आज ही स्टार्ट हुआ चंदा चैप्टर। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जिसमें हम करते कराते क्या है सर? फंक्शनल ग्रुप के अंदर जब वो किसी भी कार्बन चेन से अटैच होता है, तो कार्बन चेन से अटैच होने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को यूनिक बना देता है, तो ये इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और OH। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+2, और साथ में क्या कर सकते हैं? O लगा सकते हैं। तो बोथ आर द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन की पर जाते हैं तो इट इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। एक होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप हम अल्कोहल को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप अगर आपके पास लगे हो तो उसकी बुनियाद पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो हिस्सों में। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक डेफिनेशन मैंने इस्तेमाल की थी जिसका नाम रखा था फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप से मुराद एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच हो, और अल्काइल रेडिकल से अटैच होने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को यूनिक बना दे। जैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है OH, जब वो OH अल्काइल ग्रुप से अटैच हुआ तो उसको यूनिक बना दिया, और उस यूनिक प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं? अल्कोहल बोल देते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। तो हमने इन सबको एक नाम में बंद कर दिया, वो नाम क्या होगा? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो या तो एक अल्कोहलिक ग्रुप होंगे या एक से ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप होंगे।
ठीक है। अगर एक अल्कोहलिक ग्रुप होंगे तो वो क्या होगा बेटा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एक से ज्यादा चंदा अल्कोहलिक ग्रुप होंगे तो वो क्या होगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसमें सवाल क्या आता है, इसमें खाली कॉमन नेम पूछने के लिए आता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। आपके पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में पढ़ने जाओगे तो क्या मिलेगा, एक अल्कोहलिक ग्रुप मिल जाए CH3OH, इसका नाम पता होना चाहिए, C2H5OH, ये सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं। तो CH3OH का नाम क्या बनेगा सर, CH3OH का नाम बनेगा मिथेनॉल। C2H5OH का नाम क्या बनेगा सर, C2H5OH का नाम बनेगा इथेनॉल। ठीक है, ये हो गया मिथेनॉल, ये हो गया इथेनॉल। इसी तरह पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में मेरा बेटा जब आप जाते हो तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में एक से ज्यादा OH ग्रुप नजर आने चाहिए। एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके से नजर आए OH, ठीक है, इस तरीके से आपको OH नजर आए, CH2 और क्या नजर आ जाए, OH नजर आ जाए, इसमें क्या होगा, दो अल्कोहलिक ग्रुप हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका डायहाइड्रिक, जिसको मैंने पॉलीहाइड्रिक में क्लासिफाई कर दिया। ये मैं बना रहा हूं CH2CH और CH2। अब यहां पर मैंने एक OH ग्रुप लगाया, एक OH ग्रुप यहां पर लगाया और एक OH ग्रुप यहां पर लगाया। तो सर जो पहला वाला है इसमें इसको डायहाइड्रिक में क्लासिफाई करेंगे और इसका नाम बनता है ग्लाइकोल। ये पूछता है ये ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है, और मजे की बात ग्लाइकोल का फॉर्मूला वो आपसे पूछता है कंडेंस करके। अगर इसको आप कंडेंस करोगे तो कितने कार्बन्स हैं सर, दो कार्बन्स हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, दो और दो चार, पांच और छह, छह हाइड्रोजन है, C2H6O2। तो इस तरीके से भी ग्लाइकोल का फॉर्मूला पूछा गया है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लाइकोल, और ये ऑप्शन दिए हुए थे C2H6, C2H5, C2H8 करके ऑप्शन दिए हुए थे। तो आपने ग्लाइकोल लिखना है। आपको मैं ये नहीं कहता कि इसको याद करो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है C2H6O2 को। आपको बस ये पता होना चाहिए ग्लाइकोल का ये फॉर्मूला होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। वंस आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो आप फॉर्मूला कंडेंस करके खुद ही बना लोगे। ठीक है, ये क्लियर है। शाबाश। इसके बाद हमारे पास होता है भाई तीन OH ग्रुप। इस तीन OH ग्रुप का नाम क्या होता है सर, इसके दो नाम होते हैं। एक तो इसका कॉमन नेम होता है जिसके नाम से मशहूर है। देखिए कॉमन नेम वो होते हैं जो नॉर्मली, कॉमन नेम का फायदा क्या होता है, कॉमन नेम वो नेम्स होते हैं जो नॉर्मली किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो रहे होते हैं, या ट्रेडिशनल नेम होते हैं, ट्रेडिशन फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं। अदरवाइज कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता। बस ये कॉमन एक वो होते हैं जो जबान पे चढ़े हुए नाम होते हैं ना, तो इसीलिए इसको कॉमन नेम ही कहा जाता है, इनके पीछे कोई रूल नहीं लगा होता। ये ग्लिसरॉल होता है, या इसको ग्लिसरीन बोलते हैं। ठीक है, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। और इसको अगर IUPAC नेम लिखने जाए तो फिलहाल मैंने IUPAC पढ़ाया नहीं है, तो जिसको आता है वो बता दे, जिसको नहीं आता वो पढ़ लेगा तो सीख लेगा। 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, तो इसका नाम बनेगा 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी IUPAC कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा जो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल हो गई। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के बाद अब हम कहाँ जाते हैं, एक चीज पढ़ लेते हैं। जितने भी डायहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, जितने भी डायहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं उनको एक नाम दिए जाते हैं। बेटा इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं। डायहाइड्रिक अल्कोहल्स आर कॉमनली कॉल्ड एज डैश। डायहाइड्रिक अल्कोहल्स, डायहाइड्रिक मतलब दो OH ग्रुप लगे होंगे। डायहाइड्रिक अल्कोहल्स आर यूजुअली, नहीं, डायहाइड्रिक अल्कोहल सामने लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है आंसर। डायहाइड्रिक अल्कोहल्स आर यूजुअली कॉल्ड एज, इनको हम कहते हैं भैया ग्लाइकोल्स। डायहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम ग्लाइकोल्स बोलते हैं। और इसकी वजह क्या होती है, बिकॉज ऑफ स्वीट टेस्ट। इनका जो टेस्ट होता है, मैंने कभी लिया नहीं है, सिर्फ पढ़ा ही है किताबों के अंदर। तो इनका जो टेस्ट होता है बेटा वो क्या होता है, स्वीट टेस्ट होता है, जिसकी वजह से हम इसको ग्लाइकोल्स बोलते हैं। अब अगर इसका नाम ये लिखा हुआ आ जाए तो इसका नाम क्या होगा, मुझे बताएंगे आप लोग। अगर ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाए, आपको सामने लिख देता हूं मैं, CH2CH और CH2, यहां पर एक OH ग्रुप लगा दिया और यहां पर एक OH ग्रुप लगा दिया। पहले मुझे बताइए इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, ये डायहाइड्रिक अल्कोहल होगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा, या टेट्राहाइड्रिक होगा। सर ये डायहाइड्रिक होगा, मेक सेंस।
क्योंकि दो OH ग्रुप लगे हुए हैं। ये भी क्या कहलाएगा, दो OH ग्रुप वाला ग्लाइकोल कहलाएगा। तो मेरा प्यारा बेटा इसका नाम होता है, किताब में दिया हुआ नहीं है, खाली मैंने अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए मैंने बता दिया। इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल। तीन मिथाइलिन ग्रुप होते हैं, समझिएगा बात को। ये जो CH2 ग्रुप होता है ना, दिस CH2 ग्रुप, इस CH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ये मैंने ऊपर बोल्ड करके लिख भी दिया कि CH2 ग्रुप को हम बोलते हैं मिथाइलिन। यस, इसका मैंने कॉमन नेम बता रहा हूँ बेटा। IUPAC नेम तो आप लोग निकाल ही सकते हो, वो तो रूल से निकलेगा। मैं कॉमन नेम इसलिए बताता हूँ कि उसके पीछे कोई रूल नहीं लगा हुआ होता, इसलिए उसको बताना जरूरी होता है। IUPAC बताना तो कोई कमाल नहीं है, क्योंकि उसके पीछे सिंपल सा रूल लगा होता है, आप रूल लगाते हो खुद ही नाम बना लेते हो। तो इसका नाम जो बनता है वो मेरा बनता है ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल। सर ट्राई मिथाइलिन क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह मैंने बता दी। CH2 ग्रुप को मिथाइलिन कहते हैं, तीन बार लगा हुआ है CH2 ग्रुप, तो इसको हम ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं। ग्लाइकोल क्यों कह रहे हैं, ये भी मैंने वजह बता दी कि सर दो OH ग्रुप लगे होंगे तो वो डायहाइड्रिक अल्कोहल होता है, और डायहाइड्रिक अल्कोहल को यूजुअली आप क्या कहते हैं, ग्लाइकोल कहते हैं। अब काम की बात आगे है। ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर हम तीन चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो तीन कौन से होते हैं सर, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम तीन में बिल्कुल क्लासिफाई कर सकते हैं, हमने बचपन से नाम सुना हुआ है। बेटा फ्राइडे कोई क्लास नहीं होती, सैटरडे की रिकॉर्डिंग यस मैं अपलोड कर दूंगा, मैंने बेटा बता दिया, अब शायद लेट ज्वाइन करके आए हो। ओके। तो अब मैं क्या कहने लगा था सर, अब आप कह रहे थे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर तीन जगह क्लासिफाई करते हैं। वो फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होती है सर, 1 डिग्री अल्कोहल जिसको प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, और सर 2 डिग्री अल्कोहल जिसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, और सर 3 डिग्री अल्कोहल जिसको टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर एक कार्बन से अटैच नजर आए, उसको आप बोलते हो प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर कितने कार्बन से अटैच नजर आए, दो कार्बन से अटैच हो। टर्शरी अल्कोहल को बोलते हैं भाई ऐसा अल्कोहलिक ग्रुप जिसमें कार्बन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर तीन कार्बन से अटैच नजर आए। ठीक है। तो ये मोनो, डाई और ट्राई मैंने आपको, सॉरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की मैंने आपको मिसालें यहाँ पर लिखवा दी। क्लियर है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, पहली थ्री टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी का मतलब वो अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर एक कार्बन से अटैच हो मजीद, OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर दो से अटैच हो तो सेकेंडरी, OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर तीन से अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी कहते हैं। अब अगर हम देखें तो अल्कोहल जो होते हैं वो दो या दो से ज्यादा कार्बन्स वाले अल्कोहल, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं ईथर के साथ। ठीक है। और तीन से ज्यादा कार्बन एटम्स के जो अल्कोहल्स होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। सर क्या बोलने लगे हैं आप, मैं एक जुमला लिखने लगा हूं, इस बात को समझिएगा। अल्कोहल्स विद टू और मोर देन टू कार्बन्स, मतलब इथाइल अल्कोहल से शुरू होता है। तो एक ये दो या दो से ज्यादा कार्बन एटम्स अगर होंगे तो वो क्या करते हैं, वो शो करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म का टॉपिक आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चे पढ़ेंगे, तो परेशान मत होइएगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो तो उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो अल्कोहल्स विद टू और मोर देन टू कार्बन एटम्स शोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं किसके साथ, वो शो करते हैं सर ईथर्स के साथ शो करते हैं। मतलब ईथर का और अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है भाई अगर आप ले लें डाई मिथाइल अल्कोहल, अगर आपने क्या लिया, डाई मिथाइल अल्कोहल लिया, ठीक है, या डाई मिथाइल अल्कोहल को छोड़ के आप
सीधा सीधा ले लें इथाइल अल्कोहल, सीधा सीधा ले लें, सबसे आसान एग्जांपल, दो कार्बन है, इथाइल अल्कोहल आपने ले लिया, ठीक है, इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल के साथ कौन होता है, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर पकड़े और इथाइल अल्कोहल पकड़े, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, और दोनों में फंक्शनल ग्रुप का बस फर्क होता है, तभी इनको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं। डाई मिथाइल ईथर कैसे दिखता है, CH3 ऑक्सीजन, CH3, ठीक है, और इथाइल अल्कोहल कैसे दिखता है, C2H5OH। अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, आसान लफ्जों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। अल्कोहल्स की जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, अल्कोहल्स की जब हम किसकी बात करते हैं चंदा, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से पता चलता है कि ब्यूटेनॉल तक, अप टू ब्यूटेनॉल, ये क्या होते हैं भाई, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, और करेक्टरिस्टिक्स स्वीट स्मेल होती है, और बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है। अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेटा मेरी आवाज सही आ रही है, आवाज लैग तो नहीं कर रही, नो, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, अप टू ब्यूटेनॉल, अप टू ब्यूटेनॉल दे आर कलरलेस लिक्विड्स, इनकी स्मेल कैसी होती है भाई, इनकी स्मेल जो होती है उसको हम स्वीट स्मेल कहते हैं। तभी नॉर्मली अल्कोहल जो होता है तमाम फ्रेग्रेंसेस के अंदर यूज किया जाता है, और लिखा हुआ भी होता है कि अल्कोहलिक है या नॉन अल्कोहलिक है। मतलब अल्कोहलिक होता है तो लिखा हुआ नहीं होता, स्पेसिफिकली अगर नॉन अल्कोहलिक होता है तो उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो स्वीट स्मेल, और साथ साथ इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बर्निंग टेस्ट होता है। ब्यूटेनॉल के बाद अगर आप हायर मेंबर्स के बाद जाते हो तो पेंटेनॉल या हेक्सेनॉल या डेकेनॉल, जितने भी हायर मेंबर्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। इनके सॉलिड का नेचर क्या होता है कि दे आर वैक्सी सॉलिड्स, ये वैक्स जैसे आपका वेजलीन होता है ना, वेजलीन टाइप का सॉलिड होता है, वैक्सी सॉलिड्स होते हैं ब्यूटेनॉल के बाद, ठीक है, ये हार्ड सॉलिड्स नहीं होते। इसके बाद बात करते हैं तो ये, नहीं बेटा कलरलेस, अप टू ब्यूटेनॉल दे आर कलरलेस लिक्विड, अप टू ब्यूटेनॉल लिक्विड होते हैं और कलरलेस होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं तो अल्कोहल की बात करें तो ये वॉलेटाइल होता है, ठीक है, वॉलेटाइल भी होता है, और मजे की बात ये इनफ्लेमेबल भी होता है, ये फायर कैप्चर कर लेता है, ठीक है। अप टू वॉलेटाइल है और साथ साथ क्या है, इनफ्लेमेबल है। अब सबसे हायर मेंबर्स मतलब कि ब्यूटेनॉल के बाद जितने लोग आएंगे, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल, डेकेनॉल, ठीक है। ब्यूटेनॉल के बाद जितने मेंबर्स आएंगे, या और हायर मेंबर्स जो हैं 11 12 13 14 कार्बन वाले, तो उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, ये वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। वॉलेटाइल मतलब बेटे अगर आप पेट्रोल की बात करो तो उसको आप खुले फिजा में छोड़ दो तो वो खुद से एवापरेट हो जाएगा। तो वो सॉलिड जो नॉर्मल कंडीशन के, वो लिक्विड्स जो नॉर्मल कंडीशन पे एवापरेट हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स बोलते हैं। जैसे पेट्रोल छोड़ दिया आपने, जितने भी आपके पेट्रोलियम काइंड ऑफ लिक्विड्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं इन नेचर। केरोसिन ऑयल है उसको भी आप छोड़ दो तो वो भी उड़ के खुश्क हो जाएगा, पेट्रोल है छोड़ दो उड़ के खुश्क हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन के ऊपर रेट ऑफ एवापोरेशन उनका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अच्छा जनाब, इसके बाद हम जाते हैं अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ये बात तो मैंने बता दी। जब अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो मुझे बताइए वाटर में सॉल्यूबल होंगे या नहीं होंगे, यस और नो। यस, ठीक है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है, सॉल्यूबल इन वाटर। वजह क्या है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दे आर वाटर सॉल्यूबल, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। लेकिन
ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है जो आपके लोअर अल्कोहल्स होते हैं, छोटे अल्कोहल्स होते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपके पास हायर अल्कोहल्स आएंगे, हायर अल्कोहल से मुराद क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स या अल्काइल रेडिकल्स बढ़ रहे होंगे, तो अल्काइल रेडिकल जो है वो हर्डल क्रिएट करता है वाटर में डिसॉल्व होने के लिए। जब वो हर्डल क्रिएट करता है तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन कार्बन चेन, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ रही होती है। तो दे आर सॉल्युबल इन H2 बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट डिक्रीज, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है इन हायर अल्कोहल्स। जो हायर अल्कोहल्स होते हैं उनके आने से इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, ये तो हमने हर किसी में पढ़ा है कि अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, अल्काइल रेडिकल की चेन बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मुझे जरा बताइएगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अल्केन से या कम होगा? सर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो यूजुअली इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हायर होगा। हाईएस्ट तो नहीं कहेंगे, हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा देन अल्केन्स एंड ईथर्स। ईथर्स से भी ज्यादा होता है क्योंकि ईथर्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट देन अल्केन्स एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मासेस। कंपेरेबल मासेस का मतलब ऐसा नहीं है कि आप मिथेनॉल को उठा के कंपेयर कर रहे होगे डेकेन से। आप मिथेनॉल को उसी अल्केन से कंपेयर करोगे जिसका मॉलिक्यूलर मास मिथेनॉल के जैसा हो या मिथेनॉल के आसपास हो। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट देन अल्केन्स एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मासेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। ये अल्कोहल की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स के बाद, जी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से ज्यादा है। एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे अल्केन है, अल्केन में किसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तस्वुर नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हम कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, राइट। बेटा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ अल्काइल रेडिकल्स, विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन चेन। देखें सॉल्युबिलिटी है किसकी वजह से, पहले तो ये समझें। सॉल्युबिलिटी जो वाटर में हो रही है वो प्योरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। जब कार्बन चेन की लेंथ बढ़ रही होती है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ओवरकम कर रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर ओवरकम हो रहा होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही होती है बेटा, कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, और सॉल्युबिलिटी सिंपली कम हो जाती है। ये हम हर किसी में पढ़ते हैं। इससे पहले अल्काइल हैलाइड्स नहीं पढ़ा था हमने, और अल्केन्स, अल्कीन, अल्कान नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल अगला टॉपिक है। अच्छा ये प्रॉपर्टीज हैं, आप किताब से ही पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इससे एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। एमसीक्यूज आते हैं लेकिन ऐसा कोई मुश्किल इसके अंदर कहानियां नहीं है, बस ये लिखी लिखाई बातें जो आपने पढ़नी है, हजम करनी है। अब हम जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल पे। अल्कोहल के स्ट्रक्चर में जाते हैं तो भाई अल्कोहल का स्ट्रक्चर वाटर जैसे ही है। जब वाटर जैसे स्ट्रक्चर है तो वाटर जैसे स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी वाटर वाली होगी। मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया था, मैं जरा दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। अल्कोहल में यहाँ पर कौन होता है भैया, ऑक्सीजन होता है, ये बात तो हमें पता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के एक तरफ कौन लगा होता है सर, ऑक्सीजन के एक तरफ लगा होता है कार्बन, ठीक है। और ऑक्सीजन के दूसरी तरफ कौन लगा होता है सर, ऑक्सीजन की दूसरी तरफ लगा होता है हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारा अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है। कार्बन फर्दर जो होता है वो तीन बंधों से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। वो तीन अगर मतलब कार्बन जो है वो फर्दर तीन बंधों से जुड़ा हुआ होगा अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए। कार्बन एक यहाँ जुड़ा होगा, एक यहाँ जुड़ा होगा, और ठीक है, कार्बन फर्दर तीन बंधों से जुड़ा हुआ होगा। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है, बल्कि दो लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर किसका मेंबर है भाई, ऑक्सीजन मेंबर है ग्रुप नंबर 6 का। ग्रुप नंबर 6 के मेंबर होने के नाते इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। एक लोन पेयर काइंड ऑफ यहाँ पर होता है,
और दूसरा लोन पेयर जो होता है, ये मैं लोन पेयर शो करवा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा लोन पेयर जो होता है वो दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। तो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो लोन पेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर लगा दिया मैंने, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये इसके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं। अब इस केस के अंदर जब अल्कोहल का आप वो निकालते हो, बॉन्ड एंगल, तो ये ऑक्सीजन एटम, मैंने बताया कि ये ऑक्सीजन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है, वो बॉन्ड एंगल सर होता है, वो बॉन्ड एंगल कौन सा होता है, 109.5 डिग्री। वो क्या होता है, 109.5 डिग्री। बट जो इसमें एंगल पाया जाता है अल्कोहल में, वो इस लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा डिक्रीज होता है। और वो डिक्रीज होकर कहां तक आ जाता है, 108.9 डिग्री। दिस इज द वैल्यू विच यू हैव मस्ट रिमेंबर। आपको लाजमी पता होनी चाहिए, ये वैल्यू लाजमी याद होनी चाहिए कि अल्कोहल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5, 108.9। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो 104 होता है। 104 चंदा वाटर का होता है। 104 जो आप बोल रहे हो ना, वो किसका होता है, वाटर का होता है। अल्कोहल का जो बॉयल, अल्कोहल का जो एंगल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो क्या होता है, 108.9। अब ये एंगल मालूम कैसे होता है, इसके लिए हम एक्सरे स्टडीज करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। जैसे बेंजीन की हमने एक्सरे स्टडीज की थी, इसकी भी हम एक्सरे स्टडीज करते हैं, उससे हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, उसकी बेस पे एंगल कैलकुलेट करते हैं हम। तो ये एंगल हम एज्यूम नहीं करते ना, याद तो हमने करना है, लेकिन इसके पीछे जो एक्सपेरिमेंट है वो हमें याद, वो हमें बस ये पता होना चाहिए कि भाई ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, हमें खाली इसकी वैल्यू याद रखनी है। ऑक्सीजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, जिसमें से ऑक्सीजन के दो sp3 ऑर्बिटल्स। नहीं बेटा, अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है। जी बेटा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाता है। ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड कार्बन से इधर बनाया हुआ, एक बॉन्ड उसने हाइड्रोजन से बनाया हुआ। जरा फोकस करके समझिएगा। ऑक्सीजन ने क्या किया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अभी एक मिनट सवाल छोड़ दीजिएगा बेटा, इधर फोकस कीजिएगा। ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज होने के बाद इसके पास चार ऑर्बिटल्स हैं। और चार कौन से ऑर्बिटल हैं, 4sp3 ऑर्बिटल्स। 4sp3 ऑर्बिटल्स हैं ऑक्सीजन के पास। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 कहता है इसमें दो sp3 ऑर्बिटल जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, जिसमें से एक कार्बन के साथ बना रहा है, दूसरा हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। ये आपको सिग्मा बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनते हुए आ रहा है। तो 2sp3, ये 2sp3 मतलब चार में से दो sp3 ऑर्बिटल्स आर फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। दो sp3 ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं। फर्दर दो sp3 रिमेनिंग ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, लोन पेयर्स को अपने पास रख के बैठते हैं। 2sp3 ऑर्बिटल्स कंटेन्स लोन पेयर। लोन पेयर मतलब जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसकी मैंने मिसाल आपको बताई थी कि भाई ऑक्सीजन के आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। वो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन को मजीद चाहिए होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। आखिरी शेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन 6 इलेक्ट्रॉन में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, वो किस शक्ल में पाए जाते हैं, वो आपको हमेशा किस फॉर्म में नजर आते हैं, वो अकेले नजर आते हैं, अकेले अकेले, पेयर की सूरत में नजर नहीं आते। तो वो इलेक्ट्रॉन जो अकेले अकेले मौजूद होते हैं उसको आप बोलते हो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाएगा। अगर मेरा बेटा, अगर आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 का मतलब हुआ 1s2 कॉमा 2s2 कॉमा 2px कॉमा 2py और 2pz। अभी जरा फोकस होकर इधर देखते रहिएगा, मेरी बात को समझिएगा। 2px के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। तो ये वो लोन पेयर्स हैं जो मैंने ऊपर बनाकर दिखा दिए। ये वो लोन पेयर्स हैं जो मैंने कहा दिखा दिए बेटा ऊपर। लोन पेयर वो होते हैं जिनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, जो
ऑलरेडी स्टेबल हैं, ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन, दो लोग अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं। ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल होता है ना, इस एक एक इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल को मेरा बेटा हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर। वो क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड पेयर मौजूद थे, एक ने कार्बन से बॉन्ड बना लिया और एक ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया। बहुत सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा इसको आसान नहीं कर सकते हम। ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बना, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बना, वो जरा समझिएगा। कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बना, कार्बन ऑक्स नहीं बेटा, ये एक्साइटेड स्टेट पर नहीं जाता। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज फॉर्म बाय, अब कौन बच्चा बताएगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय विच ओवरलैपिंग? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ओवरलैपिंग कौन सा ऑर्बिटल की हो रही है? शाबाश। ऑक्सीजन का sp3 ऑर्बिटल है और कार्बन का भी sp3 ऑर्बिटल है, क्योंकि कार्बन भी चार बंधों से कनेक्ट है। जब कार्बन भी चार बंधों से कनेक्ट होता है तो वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। मैंने पूछा है कि कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने के लिए, तो भाई ऑक्सीजन का sp3 आ रहा है और कार्बन का भी कौन सा ऑर्बिटल आता है? sp3 ऑर्बिटल आता है। तो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनता है वो बनता है sp3 और sp3 ओवरलैपिंग से। ठीक है, लाजमी नहीं है बेटा हाइब्रिडाइजेशन एक्साइटेड स्टेट पर हो। कार्बन को हम एक्साइटेड स्टेट पर लेकर जाते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन, नॉर्मल कंडीशन पे वो रिएक्शन नहीं करता। अब सवाल, मुझे दूसरी बात का आंसर बताएं। कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कौन सी ओवरलैपिंग से बनेगा? ओवरलैपिंग कौन सी होगी सर? नॉट कार्बन हाइड्रोजन, माय बैड, नॉट कार्बन हाइड्रोजन। मेरा सवाल है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp3, sp3 ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो s ऑर्बिटल में होता है। तो sp3s ओवरलैपिंग होगी, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा होगा। बॉन्ड एंगल 108.9 होता है। ठीक है। और कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ, वैसे ये सवाल मैंने कहीं देखा नहीं है, लेकिन मैंने किताब में लिखा हुआ ये पॉइंट देखा है। तो जब किताब में लिखा हुआ है तो बेटा बुक लाइनिंग का सवाल आ सकता है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है, इसको कहीं लिख लीजिएगा बुलेट बना के अपने पास, ताकि ये वैल्यू आप याद कर सके। वैसे मैंने एग्जाम में कभी नहीं देखी, पास्ट ईयर में कभी आई होगी तो मेरी नजर से नहीं गुजरी, लेकिन बुक में लिखी हुई है। तो वो एग्जामिनर जो नए सवाल ढूंढ रहे होते हैं और बुक लाइनिंग पे फोकस कर रहे होते हैं, तो वो इसको अपील करेंगे। ठीक है, वो हो सकता है इसको लेकर आ जाए। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 142 पिकोमीटर। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, उसकी जो वैल्यू किताब में लिखी हुई है, ये सर कहाँ से पता चलती है? अगेन हम एक्सरे स्टडीज ऑफ मॉलिक्यूल करते हैं तो हमें वहां से पता चलती है। तो वो 142 पिकोमीटर होती है, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम होती है, ये 96 पिकोमीटर होती है। दोनों बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, तो बोथ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दोनों हमारे पास पोलर बॉन्ड होते हैं। बोथ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पोलर इन नेचर, आर पोलर इन नेचर। अब इसकी वजह आप लोगों को पता है सर, ये पोलर क्यों होंगे? क्योंकि सर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। आर पोलर इन नेचर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मेरा बेटा वो ज्यादा होती है, और जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये हमने इसको पढ़ लिया। ये स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल है। अल्कोहल के स्ट्रक्चर के बाद एक और टॉपिक है, फिर हम प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। अल्कोहल के स्ट्रक्चर के बाद जो अगला टॉपिक है वो है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की एसिडिटी। तो अल्कोहल्स की एसिडिटी की बात करें, जैसे हमने, याद है कल हमने क्लास ली थी, तो मेरा बच्चा जिसने क्लास ली थी उसने पढ़ा था, हमने अमाइंस की बेसिसिटी पढ़ी थी। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू लोन पेयर, लोन पेयर देने की वजह से अमाइंस जो थे वो बेसिक इन नेचर थे। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स एसिड क्यों होते हैं? ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड।
अब एक बच्चा बोलेगा सर जैसे अमाइन के पास लोन पेयर था, तो उस लोन पेयर की वजह से अमाइंस बेसिक थे, तो ऑक्सीजन के पास तो दो लोन पेयर्स हैं, तो अल्कोहल को अल्कोहल को भी किस नेचर का होना चाहिए था? सर बेसिक नेचर का होना चाहिए था। आई रिपीट माई क्वेश्चन। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा अमाइंस। मैंने कहा भैया अमाइंस में नाइट्रोजन जो होता है इसके पास होता है लोन पेयर। ये लोन पेयर देता है और लोन पेयर देने की वजह से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो इस अमाइंस को हम बोलते हैं दे आर बेसिस। ये हमारे पास क्या होती हैं? बेसिस होती हैं, क्योंकि ये लोन पेयर दे रहा है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो बच्चा बोलेगा सर अल्कोहल में तो दो लोन पेयर हैं, एक भी नहीं बल्कि दो लोन पेयर हैं, तो उसको एक भी नहीं बल्कि दो बेसिस को एक्सेप्ट करना, दो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो इट शुड बी स्ट्रोंगर बेस देन अमीन्स। और आप कह रहे हैं सर ये एसिड है, आप कह रहे हैं सर इसका बिहेवियर जो है वो क्या है? एसिड वाला है। तो बिल्कुल इसका बिहेवियर एसिड वाला है, क्योंकि भाई वहां पे कोई पोलैरिटी नहीं थी। यहाँ पे जब बात करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल में एक पोलर बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है अल्कोहल का वो भागना चाहता है। और वो बंदा जो प्रोटॉन अपने अंदर से निकाल रहा हो, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, वो बंदा जो प्रोटॉन अपने अंदर से निकाल रहा हो, हाइड्रोजन पॉजिटिव अपने अंदर से निकाल रहा हो, वो बंदा क्या होता है बेटा? एसिडिक इन नेचर होता है। वो क्या होता है बेटा? एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है। तो अल्कोहल्स भी क्या करते हैं, मैं लिख देता हूं इस बात को। अल्कोहल्स आर बेसिकली एसिडिक इन नेचर। अल्कोहल्स एसिडिक इन नेचर हैं ड्यू टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन पोलर बॉन्ड। ठीक है। और इनको हम क्लासिफाई करते हैं एंड दे आर क्लासिफाइड एज वीक एसिड्स। जैसे हमने अमाइंस को वीक बेस कहा था, तो अल्कोहल्स को वीक एसिड्स कहते हैं। इसकी वजह क्या है? ये भी कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, कंप्लीटली ओ को नहीं देते, ये कंप्लीटली एच पॉजिटिव नहीं देते वीक एसिड्स, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। जब ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते तो इनको हम क्या कहते हैं? कि ये अल्कोहल्स क्या है? वीक एसिड्स हैं। राइट। तो वो बंदा जो प्रोटॉन दे रहा है वो एसिड है, जो प्रोटॉन ले रहा है वो क्या है बेटा? बेस है। बहुत सिंपल सी बात मैंने कर दी थी। तो अल्कोहल जो है वो प्रोटॉन दे रहे होते हैं, दैट्स वाई दे आर क्लासिफाइड एज एसिड्स। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब अगर इसकी एसिडिटी डिक्रीज करनी है, पहले तो समझिएगा, जितनी ज्यादा, पहले इस स्टेटमेंट को समझिएगा, जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। रमजान मुबारक। वैसे अब बंद नहीं हुआ है, अब बंद नहीं हुआ है। पहले आपको साथ लेके जाएंगे, साथ लेके जाएंगे। अच्छा। पहले आपको पहले लेके जाएंगे। तो भाई जितनी ज्यादा हमारे पास पोलैरिटी होती है, ग्रेटर द पोलैरिटी, ग्रेटर द पोलैरिटी ग्रेटर विल बी द एसिडिटी। जितना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, आई रिपीट, जितना ज्यादा इंटेंस पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना प्रोटॉन निकलना चाह रहा होगा। जी बेटा मुझे क्वेश्चंस विजिबल हो रहे हैं, बट मैं अभी आंसर नहीं कर रहा, अभी हौसला रखिएगा, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस को नहीं देख रहा, तो मैं रिपीट कर देता हूँ चीजों को। जो रिपीट कर दूंगा तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन आंसर जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की। तो अल्कोहल एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये बात तो सबको क्लियर है, येस और नो। एसिडिक इन नेचर की वजह भी सुन लीजिएगा कि भाई ये प्रोटॉन रिलीजिंग होते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, हाइड्रोजन यहां से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा होता है एज अ प्रोटॉन। तो जो बंदा प्रोटॉन रिलीज कर रहा है तो वो लुइस की नजर में क्या है? एसिड है, और उसको हम लुइस एसिड कहते हैं। फिर हम उसकी आयोनाइजेशन देखते हैं। अगर उसकी आयोनाइजेशन कम होगी तो वो वीक एसिड होगा, अगर आयोनाइजेशन ज्यादा होगी तो वो क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इनकी आयोनाइजेशन ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, दैट्स वाई दे आर क्लासिफाइड एज वीक एसिड्स। ये क्लियर हो गया।
अब इनकी जो एसिडिटी है वो किस वजह से है? वो इस पोल्स की वजह से, पोलैरिटी की वजह से। तो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर विल बी द एसिडिटी। तो जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, एसिडिटी होगी। एक बात समझिएगा। अब सवाल ये होता है कि भाई इनकी एसिडिटी हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, इनकी एसिडिटी हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? तो जवाब आएगा सर पोलैरिटी डिक्रीज कर दो। सर क्या डिक्रीज कर दो? पोलैरिटी डिक्रीज कर दो। सर सवाल ये था कि अल्कोहल्स एसिड है, एसिड क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन रिलीज होना चाहता है, तो वो बंदा जो प्रोटॉन रिलीज करे वो क्या कहलाता है सर? वो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। यहां तक सब मेरे साथ चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर इनकी एसिडिटी डिक्रीज करनी है या कंपैरिजन करना है डिफरेंट अल्कोहल्स की एसिडिटी का, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया ये है भाई, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी भाई, एसिडिटी होगी। मेक सेंस? क्लियर है? अब अगर एसिडिटी आपको डिक्रीज करनी है तो पोलैरिटी कम कर दो। अब अगला पॉइंट लिखने जा रहा हूं कि पोलैरिटी कैसे डिक्रीज होती है। पोलैरिटी डिक्रीज होती है, पोलैरिटी कैन बी डिक्रीज। पोलैरिटी डिक्रीज मतलब क्या चीज डिक्रीज हो जाएगी? पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की हम पोल्स को डिक्रीज कर देंगे, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम एक ही बात कहते हैं कि पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो उसके डिक्रीज होने से क्या होगा? एसिडिटी। शाबाश। पोलैरिटी डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा पहले इस स्टेटमेंट को देखिएगा ताकि आपको मैं समझा सकूं इस बात को आसानी से। ये एग्जैक्टली बुक की स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने। ये कह रहे हैं जैसे जैसे आप अल्फा कार्बन के ऊपर, जैसे जैसे आप अल्फा कार्बन के ऊपर वो कार्बन जो OH से अटैच है, वो कार्बन जो OH से अटैच है, जैसे जैसे उसके ऊपर आप क्या लगाते रहोगे, अल्काइल ग्रुप्स लगाते रहोगे। तीन पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी इधर देखिए बेटा, OH ग्रुप है। OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर आपको तीन कार्बन से अटैच, तीन हाइड्रोजन से अटैच नजर आ रहा है। तो अगर इसको आप पढ़ेंगे तो ये मिथाइल अल्कोहल है। दूसरी पॉसिबिलिटी, OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर इस तरीके से अटैच नजर आ रहा है, इसमें एक कार्बन लगा हुआ है, दो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी, OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर दो अल्काइल ग्रुप्स मतलब दो कार्बन्स, ठीक है, और एक हाइड्रोजन से अटैच है। तीसरा, ओ आखिरी, OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर तीनों जगह अल्काइल ग्रुप से अटैच है। तो अगर इनकी क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन ये क्या हो गया सर? ये आपका हो गया मिथाइल अल्कोहल, ये आपका हो गया मिथेनॉल। मेक सेंस? सर ये आपका हो गया प्राइमरी अल्कोहल, जी बेटा ऐसा ही है। सर ये आपका हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। सर ये आपका हो गया टर्शरी अल्कोहल। तो अगर आप मुझे बताइए, जैसे जैसे मैं अल्काइल ग्रुप्स बढ़ा रहा था, जैसे जैसे मैं अल्काइल ग्रुप्स बढ़ा रहा हूं, राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मुझे बताइए एसिडिटी इंक्रीज होगी या एसिडिटी डिक्रीज होगी? एसिडिटी इंक्रीज होगी। शाबाश। मैंने कहा था भाई आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो बेसिकली कौन से होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अगर वो बढ़ाते रहोगे अल्कोहल्स के ऊपर तो पोलैरिटी कम होगी। पोलैरिटी कम होने का फायदा क्या होगा कि जो आपकी एसिडिटी ऑफ अल्कोहल है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसको हम कहते हैं एसिडिटी, इसको हम कहते हैं एसिडिटी डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल के बाद कौन होगा सर? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के बाद कौन होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल के बाद कौन होगा? टर्शरी अल्कोहल। तो अल्कोहल्स की एसिडिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है विद द इंक्रीजिंग अल्काइल ग्रुप ऑन द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो OH से अटैच होता है। ये कार्बन कौन सा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन होगा।
अब आगे बात सुनते रहिएगा। ये चार्ट आपने याद कर लिया, ये आसानी से याद हो गया कि भाई कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। कुछ समझ नहीं आया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लास्ट टाइम बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ, लास्ट टाइम मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए, मैंने हेडिंग क्या लिखी है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। फिर मुझे बताएं सेकंड चीज कि व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स कौन होते हैं? जो एच पॉजिटिव रिलीज करते हैं, जो क्या रिलीज करते हैं, एच पॉजिटिव रिलीज करते हैं, वो एसिड्स होते हैं। अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक है। जो बेटा जिनके ऊपर से जहाज बन के गया वो सुनते रहे मेरी बात को, बाकी जिनको समझ में आ गया थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं वो। तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन की वजह से, जिसकी वजह से अल्कोहल को आपने क्या क्लासिफाई किया कि अल्कोहल आप कौन हो? लुईस एसिड हो। फिर चेक करते हो कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो। तो पता चलता है अल्कोहल क्या है, एक वीक एसिड है। अल्कोहल की वीक एसिड होने की वजह क्या है? ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, वाटर में जाता है तो कंप्लीटली एच पॉजिटिव नहीं देता, कुछ कुछ एच पॉजिटिव देता है, तभी ये अल्कोहल, तभी ये क्या है बेटा? वीक एसिड है। अब इसकी जो एसिडिटी है वो इस पोल के ऊपर डिपेंड कर रही है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव पे डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे ये पोलैरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल भी क्या होगी? बढ़ रही होगी। इस बात में कोई एतराज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है सर, बिल्कुल यहां तक सारी चीजें मामला क्लियर है। फिर मैंने कहा कि भाई इसी पोलैरिटी को अगर आप डिक्रीज कर दोगे तो क्या चीज डिक्रीज हो जाएगी? जो इसकी एसिडिक पावर है, जो इसकी एसिडिटी है, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अब वो पोलैरिटी डिक्रीज कैसे करोगे? वो डिक्रीज करोगे बाय इंक्रीजिंग द अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप लगाते जाओ, जो पोलैरिटी है उस पे इंपैक्ट आना शुरू होगा, पोलैरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? फिर मैंने चार अल्कोहल्स बनाए। हाँ, एक सवाल का जवाब कि अल्कोहल के पास सर लोन पेयर थे। तो भाई लोन पेयर अल्कोहल नहीं देता। अल्कोहल लोन पेयर, अल्कोहल का ऑक्सीजन लोन पेयर नहीं देता, बल्कि वो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन छीन के हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। तो जब वो लोन पेयर नहीं देता तो तभी वो बेसिक प्रॉपर्टी नहीं रखता। देखिए अल्कोहल बेस हो सकता था, अल्कोहल बेस हो सकता था अगर वो अपना ऑक्सीजन का लोन पेयर किसी बेचारे जरूरतमंद प्रोटॉन को देता। आई रिपीट, अभी मान लें कि अल्कोहल ना एसिड है ना बेस है, अल्कोहल एक बंदा है, अच्छा उसके पास लोन पेयर है। अगर अल्कोहल लोन पेयर दे रहा होता किसी प्रोटॉन को तो अल्कोहल क्या क्लासिफाई होता? अल्कोहल क्लासिफाई होता है एज अ बेस। मेक सेंस अल्कोहल। लेकिन अल्कोहल ऐसा नहीं करता, बल्कि वो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन छीन के उसको प्रोटॉन बना के अपने घर से बाहर निकाल देता है। तो अल्कोहल बिहेव्स एज एन एसिड, अल्कोहल बिहेव करता है एसिड की तरह, ठीक है, बेस की तरह बिहेव नहीं करता। अब हम बात कर रहे थे कि भाई कौन सा अल्कोहल ज्यादा है, तो जैसे जैसे वो एच अल्काइल रेडिकल्स बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे पोलैरिटी डिक्रीज होती रहेगी ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, और इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? ऑल दो ये वीक एसिड्स होते हैं, लेकिन इनमें भी जो सबसे स्ट्रांग होता है वो होता है मिथेनॉल, देन प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्शरी अल्कोहल। तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है। अदरवाइज बेटा ये ऑर्डर नॉर्मली पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एक और चीज पेपर में पूछी जाती है, अल्कोहल्स क्या अच्छा वाटर भी तो आपका एसिडिक होता है। वाटर तो डुअल प्रॉपर्टी रखता है। वाटर जब प्रोटॉन देता है तो एज एन एसिड बिहेव करता है, वाटर जब लोन पेयर देता है तो एज एन बेस बिहेव करता है। तो वाटर डुअल प्रॉपर्टी रखता है एसिड और बेस की, ये हम 11वीं केमिस्ट्री में एसिड और बेस के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बता रहा हूं वाटर डुअल प्रॉपर्टी रखता है, एसिड भी और बेस भी। तो अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर से भी कम एसिडिक होते हैं। वाटर तो एसिडिक होता है, अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक, अल्कोहल वाटर से भी कम एसिडिक होते हैं भाई। इनकी एसिडिटी इतनी कम होती है। भाई वाटर में पानी पीते हुए खटासपन फील होता है, एसिड की प्रॉपर्टी कि एसिड हमेशा सोअर टेस्ट का होता है। तो पानी पीते हुए तो कोई खटास नहीं होती, इसका मतलब वाटर इंतहाई लेस एसिड है, वाटर इंतहाई वीक एसिड है। तो अल्कोहल वाटर से भी ज्यादा वीक एसिड्स होते हैं, सिवाय 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 किसके? अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर एक्सेप्ट एक्सेप्ट मिथेनॉल। मिथेनॉल की जो एसिडिटी है
या मिथानॉल जो एसिड है वो वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा जितने अल्कोहल्स होते हैं उनकी एसिडिटी वाटर से क्या होती है, कम होती है। उनकी एसिडिटी वाटर से क्या होती है, कम होती है। इनकी एसिडिटी इतनी कम होती है, इनकी एसिडिटी इतनी कम होती है, अल्कोहल्स आर नॉट, अल्कोहल्स आर नॉट एसिडिक इनफ टू रिएक्ट विद बेस। ये बेस से भी रिएक्ट नहीं कर पाते भाई, टू रिएक्ट विद एक्वस NaOH। भाई एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो बेस से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। जबकि अल्कोहल्स को आप बेस से रिएक्ट करवा दें तो वो बेस से रिएक्ट करके बेचारा बिल्कुल बावला हो जाता है और बेस से रिएक्शन नहीं कर पाता। अल्कोहल्स इतना वीक एसिड होता है कि ये बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर भी नहीं बनाता। यहां पर नो रिएक्शन होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता। बात क्लियर हो गई है? चलें जी, अब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं। नन्ही मुन्नी प्रिपरेशन है और प्रिपरेशन पे आज खत्म करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो छोटी सी प्रिपरेशन है इनकी अल्कोहल्स की, उनकी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, प्रिपरेशन भी अब वही हैं जो हमने बचपन से करी हुई हैं। अब वो सारी प्रिपरेशन जो हमने पहले की हुई है मैं वो अभी सिर्फ बताता जाऊंगा, और इंशाल्लाह आप लोगों के हाथ में कॉपी पेंसिल है, मैं उम्मीद कर रहा हूं तो आप लोग क्विकली वो प्रिपरेशंस करते रहेंगे। बेटा दिल पे ना लें किसी का रिप्लाई, अगर मैं नहीं दे पाया, मैं सारे मैसेज नहीं देखता, लेकिन नजर पड़ती है तो कोई ऐसा भयानक मैसेज होता है ना जो दिमाग के तोते उड़ा देता है, वो पढ़ता हूँ। चलिए जी, सबसे पहली प्रिपरेशन है अल्कोहल की, नंबर वन। अभी बेटा इधर देखते रहिएगा, चंदा इधर देखते रहिएगा प्लीज। नंबर वन प्रिपरेशन अल्कोहल की, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की हम बात करते हैं। अच्छा, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन क्या होता है? अल्कीन को हाइड्रेट करना, वाटर के साथ रिएक्शन करवाना। तो अल्कीन की अगर आप हाइड्रेशन करेंगे H2SO4 कंसनट्रेटेड के साथ तो वो क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। सिंपल सा रिएक्शन है। अल्कीन्स क्या होते हैं भैया? अल्कीन्स हमारे पास होते हैं H2C डबल बॉन्ड, अल्कीन्स होते हैं H2C डबल बॉन्ड CH2। ये अल्कीन की जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो वहां पर भी ये रिएक्शन देखा था। अल्कीन की हाइड्रेशन करेंगे H और OH के साथ, किसकी मौजूदगी में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन डिफरेंट कैटलिस्ट की मौजूदगी में भी होता है। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर आप कंसंट्रेटेड इस्तेमाल नहीं कर रहे तो टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह आप Al2O3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह आप PO4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल कैटलिस्ट यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। नहीं बेटा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बैच 4 में नहीं हो, इसलिए मैं रिएक्शंस करवा रहा हूँ, वरना रिएक्शंस भी नहीं करते हम। अच्छा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक जगह पे लगेगा हाइड्रोजन H2C, एक जगह पर लग जाएगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, और दूसरी जगह पे क्या लग जाएगा बेटा? OH लग जाएगा। तो दिस विल बी कॉल्ड एज, इसको आप बोल दोगे इथाइल अल्कोहल। आपने इथीन लिया तो आपने क्या बना लिया? इथाइल अल्कोहल बना लिया। अब अगर आप क्या लेते हो बेटा, इसके अलावा आपने इथीन लिया है, प्रोपीन लिया, तो प्रोपीन की सूरत में भी क्या बन जाएगा? अल्कोहल ही बनेगा। अगर आप प्रोपीन लेते हो तो प्रोपीन से भी क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। वहां पर एक रूल लग रहा होगा, मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कहां पर जाएगा? वो कहां पर जाएगा? जहां पे लीस्ट हाइड्रोजन पाए जाते हैं। एक कर लेते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं प्रोपीन लिखूं यहां पर H2C या H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर जब H और OH करेंगे तो इस केस में आपका एक रूल लगता है, जिस रूल को हम क्या कहते हैं? मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल क्या फरमाता है? मार्कोनिकोफ रूल फरमाता है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा,
जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहां पर लगेगा, जहां पे लीस्ट हाइड्रोजन होंगे। तो H3C सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड रह जाएगा CH2। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां लगेगा जहां पे लीस्ट हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पर लीस्ट हाइड्रोजन कहाँ है, OH के पास, यहां पर आ जाएगा। और मोर हाइड्रोजन का है CH2, तो हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोल देंगे, 2 प्रोपेनोल। ठीक है, तो बच्चे इसको पेपर में पूछता है कि भाई आपने प्रोपीन की हाइड्रेशन की, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो प्रोपीन की हाइड्रेशन करके बच्चे चुपचाप आंसर लगा के आते हैं, प्रोपीन है तो प्रोपेनोल ही बनेगा ना, सिंपल सी बात है। एग्जामिनर अंकल भी परेशान कैसे सवालात कर रहे हैं। तो प्रोपीन से प्रोपेनोल नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है बेटा, 2 प्रोपेनोल। अब एक निकम्मा बैठा हुआ है, वो बोल रहा है सर बेटा रिएक्शन के टेम्परेचर और कैटलिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, हम इसलिए करवा देते हैं कि आपके जहन में बैठ जाए, कभी अगर आ जाए तो कुछ तुक्का तो लगा सको आप कम से कम। क्या आपने देखा होगा तो कुछ तुक्का लगाना आसान होगा, वो चीज आंखों से जो गुजरी हुई होती है ना, कोशिश तो करें याद कर लें। लेकिन याद करना मैंडेटरी नहीं है, बट कम से कम देखा हुआ होगा ना, तो उसको रिकॉल करना आसान होगा एज कंपेयर टू बेटा आप बिल्कुल ही अंधे में तीर चलाओ। सेकंड प्रॉपर्टी है, ये भी हमने पढ़ी है, ये मैं नहीं करवा रहा। ये हमने क्या पढ़ी, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का एक रिएक्शन किया था, आपको याद है। अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस कर रहे थे हम। तो अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बन रहा था, अल्कोहल बन रहा था। कैसे कर रहे थे सर, अभी देख लेते हैं। C2H5OH अल्काइल हैलाइड लिया मैंने, C2H5Cl, इसका रिएक्शन करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन से। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है, ये वाटर की मौजूदगी में काम हो रहा है। जो काम वाटर की मौजूदगी में होता है उसको हम कहते हैं कि भाई ये एक्वस सोल्यूशन में काम हो रहा है। तो यहाँ पर H2O मौजूद है, और यहाँ पर इसको हमने क्या दिया भाई सर, हीट भी किया, इसको हीट भी करना पड़ा। तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C2H5OH प्लस NaCl। C2H5Cl से क्या हो जाएगा भाई, यहां से OH अलग हो जाएगा, तो C2H5 के पास क्या चला जाएगा, OH चला जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, NaCl। यस बेटा, ये KCl से भी KOH से भी करवा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, KOH से भी करवा सकते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने एक रिएक्शन कल ही कराया है, कल ही कराया है। ये तो कम से कम मत बोलना सर करवा दो, ये तो मैंने कल ही कराया है। रिएक्शन ऑफ गिरिग्नार्ड्स रिएजेंट विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स, याद है कल कराया था हमने। अगर आप बोलते हो सर ये भी कराना है, तो इसका मतलब है बेटा आप लोग तो इंतहाई निकम्मे हो, मतलब आप लोग तो निकम्मे नहीं, निकम्मों की दुकान हो। रिएक्शन ऑफ गिरिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स, मुझे रिजल्ट बताते हैं ना। अगर कल ही क्लास ली है तो कुछ तो जहन में होगा, अगर कल क्लास ली है तो किससे क्या बन रहा था, गिरिग्नार्ड रिएजेंट को हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ऐड कर रहे थे। तो भाई रिएक्शन के नतीजे में 3 प्रोडक्ट बन रहे थे, रिमेंबर और नॉट। तो गिरिग्नार्ड रिएजेंट का लेक्चर जाके दो। गिरिग्नार्ड रिएजेंट, अब बच्चे जो बोलते हैं ना एमडी कैट के, सर वो तो पेपर में ही नहीं है, तो यहां पर तो मौजूद है। अगर मैं वहां नहीं करवाता तो मुझे यहां करवाना पड़ता, तो इसलिए मैंने वहां पर उसको सेपरेट टॉपिक करवा दिया। तो गिरिग्नार्ड रिएजेंट एमडी कैट के बच्चे बोलते हैं सर हमारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन आपकी उससे जान नहीं छूट सकती, वो पेपर में आएगा, वो पेपर में आएगा। तो इसका मैं जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन लिख देता हूं कि गिरिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है भाई, RMgX। ये मैं रिएक्शन नहीं करवा रहा, जनरल फॉर्म लिख रहा हूं। RMgX कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल लगा होगा तो कीटोन होगा, अगर एक तरफ अल्काइल रेडिकल एक तरफ हाइड्रोजन तो वो क्या होगा, अल्डिहाइड होगा। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसकी वैलेंसीज क्या थी, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या चार्ज था, सर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड क्या हो रहा था सर, ब्रेक हो रहा था। जब ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तो सर दिस इज द कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड रह गया, यहां पर कार्बन की वैलेंसीज क्रिएट हुई, और एक तरफ क्या लग गया, कार्बन से आगे अल्काइल रेडिकल, नेगेटिव पॉजिटिव का रिलेशन। पॉजिटिव के पास कौन आ गया बेटा, नेगेटिव वाला बंदा आ गया। ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो ओ के पास कौन आया, MgX आया। ये वही रिएक्शन है जो हमने कल की है, बस मैंने जेनेरिक फॉर्म में करवा दिए। फिर इसकी हम क्या करते थे, सर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते थे किस मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। हाइड्रोलिसिस करते थे किस मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर।
तो भाई हाइड्रोलिसिस करने से आपके पास जो प्रिपेयर होता था, ओ के पास आ जाता था एच, ओ के पास क्या आता था एच, और बाकी सारी चीजें अपनी जगह पर रहती थी। तो ये जेनेरिक फॉर्म है। इस फॉर्म को यूटिलाइज करते हुए आप कोई सभी रिएक्शन कर सकते हो। और अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो डिटेल में देखने के लिए आपको कल वाला लेक्चर लेना जरूरी है। अब इसकी तीन रिजल्ट्स निकाले थे हमने। वो तीन रिजल्ट्स क्या निकाले थे कि अगर फॉर्मल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड से आपका जो अल्कोहल बनेगा वो कौन सा अल्कोहल बनेगा? सर वो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। वो कौन सा अल्कोहल बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड के बाद अगर एसिटल्डिहाइड होगा, तो एसिटल्डिहाइड से क्या बनेगा सर? सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। और अगर एसिडल्डिहाइड, या इसको मैंने एसिडल्डिहाइड नहीं लिखवाया था, इसको मैंने क्या लिखवाया था याद दिलाया मुझे जरा। इसको मैंने लिखवाया था अदर देन, इसको मैंने करवाया था बेटा अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। और तीसरा मैंने क्या कहा था, अगर आपका कीटोन या एसीटोन होगा, या कोई भी कीटोन होता है, कीटोन मतलब डाई मिथाइल कीटोन, तो अगर आपका कीटोन होगा तो कौन सा अल्कोहल बनेगा? टर्शरी अल्कोहल बनेगा। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल की क्या है? प्रिपरेशन है। फिर अल्कोहल की एक और प्रिपरेशन थी, अगर आपको याद हो, अल्कोहल की एक और प्रिपरेशन थी। इसी गिरिग्नार्ट रिएजेंट को हम किससे रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है? जी बेटा अभी आज ही अपलोड कर दूंगा। इन्ना लिल्ला। बेटा CO2 से करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या हो गया? कौन सी दुनिया में बेटा? अभी तो अभी भी ताजा ताजा सहरी की है। अभी तो मत बोलो कि रोजा लग रहा है सर। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ट रिएजेंट विद ईस्टर्स। ईस्टर्स के साथ भी हमने कल रिएक्शन किए थे, तो ये रिएक्शन कराने की जरूरत है, हाँ या ना? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे रिएक्शन रिपीट होते रहेंगे, तो मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा करवाने की जरूरत है या ना। तो जो बोले करवाने की जरूरत है तो उसको बोलूंगा बेटा पिछले वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग जाके देखो। तो ग्रिग्नार्ट रिएजेंट ईस्टर से रिएक्शन करते हैं। ईस्टर से रिएक्शन करने के बाद कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते हैं, और उस कार्बोनाइल कंपाउंड को हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ट रिएजेंट से। और ग्रिग्नार्ट रिएजेंट क्या देता है आपको? अल्कोहल देता है। ये डायरेक्टली काम नहीं होता, ये डायरेक्टली काम नहीं होता। अगर आपको याद हो मैं कल के रिएक्शन से ही दिखाता हूँ इसको। कल का रिएक्शन तो कहीं गया नहीं ना, मेरे सामने ही मौजूद है। ये रहा। कल मैंने आपको रिएक्शन कराया था मेरा बेटा। ये तो अमाइंस आ गया। मैं कल वाली खोल लेता हूँ वरना दोबारा कराना पड़ेगा। यस, ये ईस्टर था। तो हमने ग्रिग्नार्ट रिएजेंट को जब ईस्टर से रिएक्शन करवाया था, तो क्या बन रहा था भाई? ये रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन नंबर 10। सर ग्रिग्नार्ट रिएजेंट को आपने ईस्टर से रिएक्शन करवाया तो सर आप तो बोल रहे थे अल्कोहल बनेगा। नहीं बेटा, ग्रिग्नार्ट रिएजेंट को ईस्टर से रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। कार्बोनाइल कंपाउंड को फर्दर ग्रिग्नार्ट रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। क्लियर हुई ये बात? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा एक मिनट, मेरा ये इंतकाल फरमा गया है। ये बात क्लियर हुई कि ग्रिग्नार्ट रिएजेंट को डायरेक्टली अगर हम ईस्टर से रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल नहीं बनेगा। ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा, बहुत इंग्लिश बात कह रहा हूँ ये। ग्रिग्नार्ट रिएजेंट क्या होता है? RMgX। इसको हम रिएक्शन करवाएंगे ईस्टर के साथ। ठीक है। ईस्टर हमारे पास क्या होता है? RC, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R। तो उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कौन सा बनेगा? सर वो बनेगा कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, वो क्या बनेगा? कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। अब डिपेंड करता है, अल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। इस कार्बोनाइल कंपाउंड को फर्दर हम ग्रिग्नार्ट रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे RMgX के साथ, तो अल्कोहल बनेगा। और इसमें आपको पता है कौन सा अल्कोहल बनेगा? आपको ये पता है कौन सा अल्कोहल बनेगा? नहीं पता? यस सर पता है। अगर फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल,
एसिडल्डिहाइड से कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से कराएंगे तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ये आपका गिरिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपका भाई ईस्टर रिएक्शन हुआ, क्या बन गया, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कल वाला रिएक्शन देख, कल वाला लेक्चर देखना मैंडेटरी हो गया। वो एमडी कैट के वो बच्चे जो कह रहे थे सर हम तो गिरिग्नार्ड रीजन छोड़ के जाएंगे, लो भाई छोड़ के जाओ, देखता रहो क्या होगा। सही है जी। एक आखिरी प्रिपरेशन, उसके बाद एंड करते हैं बस। एक लास्ट प्रिपरेशन है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ईस्टर्स की रिडक्शन करेंगे हम, तो वो करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो भी क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ईस्टर्स की अगर हम रिडक्शन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे नजर आते हैं सर, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है CH3, C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या लगा हो, OH लगा हो। ईस्टर कैसे नजर आता है सर, ईस्टर में ये फर्क होता है, हम इसी तरह लिखते हैं CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर क्या लगा होगा, OH नहीं होगा, OCH3 होगा। तो ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, नीचे वाला ईस्टर है। अगर इन दोनों की हम क्या करें बेटा, रिडक्शन करें, हाइड्रोजन इनमें ऐड करें, किसकी मौजूदगी में रिडक्शन करनी है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो कौन होता है, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिडक्शन मतलब बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जो अल्कोहल बनता है वो अल्कोहल कौन सा बनता है भाई, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। यहां पर कौन बनेगा, CH3, दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन का अल्कोहल बनेगा CH3, CH2 और OH बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो बाय प्रोडक्ट होगी वो कौन होगी, H2O। ठीक है। ईस्टर के केस में जो बाय प्रोडक्ट होगी, नीचे लिख रहा हूं, ईस्टर वाले केस में एक तो एक इथाइल अल्कोहल बनेगा, और साथ साथ मिथाइल अल्कोहल भी बनेगा। ये दो रिएक्शन थे, मैंने एक ही लाइन में लिख दिए। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। ईस्टर जो है, ऊपर वाला कौन है बेटा, एसिटिक एसिड। दूसरा वाला कौन है, मिथाइल एसीटेट। यस। आप ईपॉक्साइड्स का भी गिरग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो जो वो है ना, अल्कोहल ही बनेगा आपके पास। ये मैंने कल भी प्रिपरेशन में कराया था, तो इसलिए मैं उसको करवा नहीं रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एंड ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। हम यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा आप रेस्ट ले लें जब तक आपकी फिजिक्स क्लास स्टार्ट हो रही है। तो हम आज की क्लास को बेटे यहीं पे कॉल ऑफ करते हैं। फिर कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तो रोजाना मुलाकात होगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी थोड़ी थोड़ी करके